नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक ऐसे साम्राज्य की जो आप मानिए रातों रात खड़ा हुआ और फिर पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गया। ये मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड का आप कह सकते हैं एक काला अध्याय है जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। हाँ, ये कहानी है एफटीएक्स की और उसके करिश्माई फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड की, जो क्रिप्टो के हीरो से अचानक जीरो बन गए। ये शब्द हैं उसी सैम बैंकमैन-फ्राइड के जब वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल पीक पर थे। और इन शब्दों में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एक ऐलान था, एक डिक्लेरेशन। उनकी नज़र सिर्फ एक और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने पर नहीं थी। नहीं, वो तो पूरी फाइनेंस की दुनिया को, उसकी किताब को नए सिरे से लिखना चाहते थे। उनका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सोचिए अमेज़न या गूगल जैसा हो, मतलब हर फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए बस एक ही जगह। एक ऐसी दुनिया जहां फ्यूचर का दूसरा नाम हो एफटीएक्स। और कुछ वक्त के लिए तो सच कहूं, लगा भी कि शायद वो ये सपना सच कर ही देंगे। लेकिन उस सुनहरे सपने के पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा सच छिपा था। 8 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो गड्ढा था, वो खाई थी जो एफटीएक्स के अकाउंट्स में मिली। कस्टमर्स का पैसा, लोगों का पैसा जो सेफ होना चाहिए था, वो बस गायब था। ये वो नंबर है जिसने उस चमकते हुए साम्राज्य को, आप सोचिए, ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिरा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिप्टो का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाने वाला इंसान और उसकी 32 अरब डॉलर की कंपनी इस हाल तक पहुंची कैसे? आखिर सब कुछ इतना इतना गलत कैसे हो गया? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से, सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसे दुनिया एसबीएफ के नाम से जानती थी। मीडिया उन्हें क्या क्या नहीं कहती थी, क्रिप्टो का वंडरकिंड, अगला वॉरेन बफे। उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई थी जो किसी टिपिकल अरबपति जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो एक सिलिकॉन वैली के टेक आइकन जैसे थे। एक ऐसा जीनियस जो बस दुनिया बदलना चाहता है। और एसबीएफ की इस इमेज का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, हथियार था इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म, यानी प्रभावी परोपकार। अब ये है क्या? ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो कमाओ, ताकि उसे दुनिया की भलाई के लिए सबसे इफेक्टिव तरीके से दान कर सको। और ये फिलॉसफी कोई साइड की बात नहीं थी, नहीं, ये उनकी पब्लिक इमेज की बुनियाद थी, फाउंडेशन। इसने उन्हें ट्रेडिशनल फाइनेंस के लालच से बिल्कुल अलग एक मॉरल एंटरप्रेन्योर के रूप में पेश किया। वो हमेशा कहते थे, मैं ये सब पैसा अपने लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए कमा रहा हूं। और इसी एक सोच ने उन्हें लोगों और इन्वेस्टर्स की नजरों में जबरदस्त तरीके से भरोसेमंद बना दिया। और उनकी प्रोफाइल इस कहानी को और भी सॉलिड बना रही थी। एमआईटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट, जीनियस होने का प्रूफ, वॉल स्ट्रीट की सबसे एलीट फर्म्स में से एक जेन स्ट्रीट, वहां एक सक्सेसफुल ट्रेडर, उनके फाइनेंशियल स्किल्स का सबूत। और उनकी पब्लिक इमेज, बिखरे हुए बाल, सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स, मतलब जैसे उन्हें पैसों से कोई मतलब ही ना हो। ये सब चीजें मिलकर एक परफेक्ट पिक्चर बनाती थीं। एक हम्बल जीनियस जो क्रिप्टो की इस खतरनाक दुनिया का गुड गाय था। एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई भी बहुत आसानी से भरोसा कर ले। और इसी भरोसे की नींव पर एसबीएफ ने अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे चैप्टर पर, एफटीएक्स का तूफानी उदय। ये किसी नॉर्मल कंपनी के ग्रोथ की स्टोरी नहीं थी, नहीं, ये एक रॉकेट की उड़ान थी जो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। 2019 में एफटीएक्स शुरू होता है। सिर्फ 2 साल के अंदर 2021 में इसकी वैल्यू हो जाती है 18 अरब डॉलर और 2022 की शुरुआत तक ये नंबर पहुंच जाता है 32 अरब डॉलर। 0 से 32 अरब डॉलर सिर्फ 3 सालों में। उन्होंने मियामी के बास्केटबॉल स्टेडियम का नाम बदलकर एफटीएक्स एरिना रख दिया। सुपर बोल में एड्स दिए। टॉम ब्रैडी, लैरी डेविड जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके ब्रांड को एंडोर्स कर रहे थे। मतलब एफटीएक्स हर जगह था, अनस्टॉपेबल लग रहा था। और उस वक्त एफटीएक्स सिर्फ बड़ा नहीं था, वो एक अलग ही लीग में खेल रहा था। 32 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ उसने इंडस्ट्री के दूसरे बड़े बड़े नामों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो क्रिप्टो की दुनिया का, आप कह लीजिए, अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था। एक ऐसा टाइटन जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। लेकिन अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ पर। वो मोड़ जहां इस पूरी चमक दमक के पीछे की सच्चाई सामने आने वाली थी। इस चैप्टर का नाम है ताश का घर।
और सवाल बस एक ही था, ये विशाल साम्राज्य आखिर किस नींव पर बना था? क्या ये फाउंडेशन उतनी ही मजबूत थी जितनी दिखती थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। हर कोई पूछ रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मतलब कैसे कोई एक कंपनी इतनी तेजी से इतने प्रॉफिट के साथ ग्रो कर सकती है, खास करके क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल मार्केट में। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और जब वो सच सामने आया ना, तो वो किसी भूचाल से कम नहीं था। यहीं इस कहानी का असली सच छिपा है। देखिए, एक तरफ थे FTX के पब्लिक प्रॉमिसेस, आपके फंड्स हमारे पास बिल्कुल सेफ हैं, हम एक रेगुलेटेड और ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज हैं। और दूसरी तरफ थी वो सीक्रेट मशीन जो इस साम्राज्य को चला रही थी। सच्चाई ये थी कि कस्टमर्स के फंड्स का इस्तेमाल SBF की ही दूसरी कंपनी एल्मेडा रिसर्च अपने रिस्की बेट्स के लिए कर रही थी। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो सोचिए, FTX एक बैंक था और एल्मेडा एक हेज फंड, और ये बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा बिना बताए अपने ही हेज फंड को जुआ खेलने के लिए दे रहा था। कॉर्पोरेट पैसा, कस्टमर्स का पैसा, सब एक ही जगह मिक्स कर दिया गया था। कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई रूल नहीं था। और जब आप ताश का घर बनाते हैं ना, तो उसे गिरने के लिए हवा का बस एक हल्का सा झोंका ही काफी होता है। और वो झोंका आया नवंबर 2022 में। अब शुरू होता है कहानी का चौथा चैप्टर, द ग्रेट कोलैप्स। वो एक हफ्ता जब $32 अरब का ये पूरा साम्राज्य धूल में मिल गया। और जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 2 नवंबर एक रिपोर्ट लीक होती है जिससे पता चलता है कि अल्मेडा की पूरी फाउंडेशन FTX के अपने ही टोकन FTT पर टिकी है। 6 नवंबर उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बाइनेंस ऐलान करता है कि वो अपने सारे FTT टोकन्स बेच देगा। इस खबर से मार्केट में पैनिक फैल गया। लोग अपना पैसा FTX से निकालने के लिए भागे। 8 नवंबर FTX विड्रॉल्स रोक देता है। और फिर 11 नवंबर FTX बैंक्रप्सी फाइल कर देता है। एक हफ्ते से भी कम टाइम में गेम ओवर। ये वो मोमेंट था जब लाखों यूजर्स के लिए मानो दुनिया ही रुक गई। एक क्लिक से उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स स्क्रीन पर बस एक नंबर बनकर रह गई थी। एक ऐसा नंबर जिसे वो छू भी नहीं सकते थे। उनका पैसा फंस गया था। विड्रॉल्स पर रोक लग चुकी थी। लोगों का भरोसा, उनके सपने, सब कुछ उस एक स्क्रीन पर फ्रीज हो गया था। सिर्फ घबराहट, गुस्सा और बेबसी का माहौल था। और फिर साम्राज्य के अंत की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई। चैप्टर 11, बैंक्रप्सी। एक कंपनी जो कुछ हफ्ते पहले ही $32 अरब की थी, जो दुनिया के सबसे बड़े सितारों से अपना प्रमोशन करवा रही थी, अब ऑफिशियली बैंक्रप्ट हो चुकी थी। ये एक ऐसा एंड था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। क्रिप्टो का हीरो अब हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलेन बन चुका था। तो अब जब धूल थोड़ी बैठ चुकी है तो आते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पे। इस मलबे से हमें क्या सबक मिलते हैं, क्योंकि हर तबाही अपने पीछे कुछ न कुछ लेसन जरूर छोड़ जाती है। तो आखिर इस FTX डिजास्टर से हम क्या सीख सकते हैं? यहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। नंबर 1, जो चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे वो अक्सर सच नहीं होती। टू गुड टू बी ट्रू। नंबर 2, ये इंसिडेंट दिखाता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में सेंट्रलाइज्ड पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 3, रेगुलेशन की कमी बहुत बड़े रिस्क पैदा करती है। नंबर 4, किसी की पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और आखिर में क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा नियम, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपकी डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करने वाली प्राइवेट कीज आपके पास नहीं है तो वो एसेट्स असल में आपकी हैं ही नहीं। आप बस किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, और वो भरोसा, जैसा कि हमने देखा, कभी भी टूट सकता है। FTX की कहानी तो शायद खत्म हो चुकी है, लेकिन इसने अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है। FTX के बाद क्रिप्टो की दुनिया में आम लोग अब किस पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को मिलकर खोजना होगा। क्योंकि एक बात साफ है, भरोसे के बिना कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।